गोरखपुर में, गोरखपुर की धरती पर आज मैं इतना डीप कभी यूपी के अंदर आया नहीं हूँ, लेकिन आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ। संविधान हमारा सेफगार्ड है, हमारा ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन ही बंद करने की बात कर रहे हैं। अडानी अंबानी इतने बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन वो भी पैर पड़ते हैं एक गरीब ब्राह्मण के। तो इस देश की रचना जाति पर है, धर्म के आधार पर है, और इसलिए हम लोगों की लड़ाई भी उसी के आधार पर होनी चाहिए। इस देश में जो लड़ाई है ना, वो आर्थिक आधार पर नहीं है। कम्युनिज्म आर्थिक आधार पर शोषणकर्ता और शोषित, इसकी लड़ाई है। बाबा साहब कहते हैं कि आपके पगार का, आपके सैलरी का 1/4 हिस्सा 25% ये समाज के लिए देना चाहिए था। बाबा साहब कह रहे थे कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस विचार के खिलाफ हूं कि ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो लेकिन वो तीनों वर्णों में श्रेष्ठ होगा, मैं इसके खिलाफ हूं। कि हमने उस संविधान का बेनिफिट तो लिया, लेकिन संविधान के माध्यम से जो समाज रचना करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है, हमारी बैंकिंग सेक्टर नहीं है, हमारे हेल्थ सिस्टम नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब ने जाते जाते एक तमाचा मार के गए हैं 1956 में 18 मार्च को आगरा में, इसी यूपी की धरती से। So firstly, I'd like to welcome to our city, Gorakhpur. Thank you. Heartily, I welcome you and to our channel too. Sir, I want to know what's your main motive. You visited Gorakhpur. You tell something about it. सबसे पहले सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज गोरखपुर में यहाँ पर आना हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर हितकारिणी प्रचार प्रसार सभा के माध्यम से। आज यहाँ पर जिन्होंने एजुकेशन के लिए यहाँ पर योगदान दिया है, चाहे वो हॉस्टल्स के माध्यम से हो, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो स्कूल्स में टीचर्स हो, बाकी जो लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इन लोगों का आज यहाँ सत्कार होने जा रहा है। और बाबा साहब की शिक्षा के लिए कितना बड़ा योगदान है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब के समाज के उन शिक्षित लोगों से क्या अपेक्षा है, ये आज मैं वो लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गोरखपुर में, गोरखपुर की धरती पर आज मैं इतना डीप कभी यूपी के अंदर आया नहीं हूँ, लेकिन आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तो यही सारी बातें आज यहाँ पर रखेंगे। और पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब ने जाते जाते एक तमाचा मार के गए हैं 1956 में 18 मार्च को आगरा में, इसी यूपी की धरती से। बाबा साहब ने यही कहा कि मेरे वजह से आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला, मेरी वजह से आप लोगों को नौकरियां मिली, और जब आज मेरी मूवमेंट चलाने की बारी आ रही है तब आप लोग नौकरियों के पीछे लग गए हो, घरों में जाकर बैठ गए हो। तो बाबा साहब हमें जाते जाते ये कहकर गए कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो मैं आज इन पढ़े लिखे लोग, भले किसी मजबूरी में अब वो घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हो, लेकिन इन लोगों को यही समझाने के लिए आया हूँ कि आज वो नौबत आ गई है कि हम लोगों को बाहर आकर बाबा साहब ने जिस समाज का सपना देखा था, आज हम लोग पूरे इंडिया को अगर हम लोग एनालाइज करें, सभी धर्मों के लोगों को एनालाइज करें, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, अन्य जाति के धर्म के लोग हो, अगर उनके साथ हम लोग तुलना करके देखते हैं तो आज हमारे समाज की जो सिस्टम्स होनी चाहिए थी, आज भी हम लोग सिर्फ संविधान के भरोसे पर बैठे हुए हैं। तो क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, क्या इनका संविधान इनका भी है? तो कल को संविधान अगर हट जाए तो सिर्फ हम लोग ही रास्ते के ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उस संविधान का बेनिफिट तो लिया, लेकिन संविधान के माध्यम से जो समाज रचना करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है, हमारी बैंकिंग सेक्टर नहीं है, हमारे हेल्थ सिस्टम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी थी। जो नौकरियां हमको मिली है, ये नौकरियां हमको हमारे बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए नहीं मिली, ये नौकरियां हमें मिली है हमारे समाज के उत्थान के लिए। बाबा साहब कहते हैं कि आपके पगार का, आपके सैलरी का 1/4 हिस्सा 25% ये समाज के लिए देना चाहिए। हमने वो 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा समाज को दिया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अब बाबा साहब के इन आदेशों के ऊपर काम करना होगा, अन्यथा संविधान की क्या हालत हो रही है ये आप सभी को पता है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती से नए संविधान की मांग करने के कुछ अखाड़े के जो बाबा है वो मांग कर रहे हैं। तो संविधान हमारा सेफगार्ड है, हमारा ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन ही बंद करने की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का नुकसान होगा वो हम हैं। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने उस समय 1954 में BBC को इंटरव्यू देते हुए यही कहा था कि हमें अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी। वो अल्टरनेट व्यवस्था क्या है वो आज के इस कार्यक्रम से मैं लोगों को समझाऊंगा।
और सर आज के परिवेश जो है, आप देख रहे हैं कि अलग अलग कम्युनलिज्म बहुत तेज बढ़ावा फैल रहा है, कम्युनलिज्म को ले प्रमोट कर रहे हैं। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पार्टी। आप तो सर, और बौद्धिस्ट आप प्रचार कर रहे हैं बौद्धिस्ट का सर, तो आप क्या कहेंगे उन कम्युनलिज्म में जो फैला रहे हैं उनके लिए? आप क्या कहेंगे, क्या संदेश? कम्युनिज्म के लिए बाबा साहब ने कहा कि कम्युनिज्म कभी भी देश का या हमारा मार्ग नहीं हो सकता। बाबा साहब ने इसके ऊपर स्पेशल स्पीच भी दिया है और पूरा एक ग्रंथ भी लिखा हुआ है, बुद्धा या कार्ल मार्क्स। बाबा साहब ने अगर कम्युनिज्म को चुनना होता तो बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स को चुना होता, लेकिन बाबा साहब ने कम्युनिज्म को नहीं चुना, बाबा साहब ने बुद्धिज्म को चुना। क्योंकि हम लोगों में अगर नैतिकता ना हो तो पूरा देश भी आपके हाथ में दे दिया ना, तब भी आप तबाही मचाओगे। और इसलिए कम्युनिज्म कभी भी देश का भविष्य नहीं हो सकता। क्योंकि भले ही देखिए, इस देश में जो लड़ाई है ना, वो आर्थिक आधार पर नहीं है। कम्युनिज्म आर्थिक आधार पर शोषणकर्ता और शोषित, इसकी लड़ाई है। लेकिन क्या इस देश में सभी रिसोर्सेस लोगों में अगर बांट भी दिए जाए कि कोई ऊंच नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, और इक्वलिटी इस आधार पर अगर लागू भी कर दी जाए, क्या जाति व्यवस्था देश से निकल जाएगी? नहीं। तो इसलिए कम्युनिज्म देश का भविष्य नहीं हो सकता। बुद्धिज्म, जब बुद्धा ये कह रहे हैं कि हम सब समान हैं, हम इक्वल हैं, हम इंसान हैं, हम मानव हैं, ये ही बाबा साहब ने यही बात बुद्धा और कार्ल मार्क्स में रेज की कि कम्युनिज्म कभी भी इस देश में टिक नहीं सकता जब तक हम लोगों में भाईचारा नहीं बनता। ये पूरा देश भी कम्युनिस्टों के हाथ में भी दे दिया ना, तब भी वही हालत होगी जो आज आरएसएस के माध्यम में हो रही है। इसलिए कम्युनिज्म हमारी मूवमेंट नहीं हो सकती। जो लोग हमारे बहक गए हैं, कम्युनिज्म की ओर जा रहे हैं, कम्युनिज्म की ओर जा रहे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि इस देश की लड़ाई आर्थिक हालात पर नहीं है। आज इस देश में, मैं किसी और की उदाहरण देने के बजाय छत्रपति शिवाजी महाराज जी का उदाहरण देना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको राज्याभिषेक करने के लिए गरीब से गरीब ब्राह्मण भी तैयार नहीं था। गागा भट्ट को वाराणसी से लाया गया और उन्होंने वो किया। तो अगर इस देश की लड़ाई आर्थिक हालात पर होती तो गरीब ब्राह्मण भी तैयार हो जाता शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए, लेकिन वो भी तैयार नहीं था। क्यों? तो जाति आधार पर। आज इस देश का अडानी अंबानी इतने बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन वो भी पैर पड़ते हैं एक गरीब ब्राह्मण के। तो इस देश की रचना जाति पर है, धर्म के आधार पर है, और इसलिए हम लोगों की लड़ाई भी उसी के आधार पर होनी चाहिए। हमारी, अगर उनकी लड़ाई डिवीजन में है तो हमारी लड़ाई यूनिटी में होनी चाहिए, इक्वलिटी पे होनी चाहिए। लोगों को, भारत के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए। मैं अनेक कंट्रीज में जाके आता हूं, अनेक कंट्रीज में मल्टी कल्चरलिज्म वहां पर होता है। आप हिंदू मुस्लिम देख रहे हो, बुद्धिज्म में कई सारे सेक्ट्स हैं, लेकिन हर सेक्ट एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है कि हाँ, आपके बुद्धिज्म में ये होता है, हमारे बुद्धिज्म में ये होता है। हम एक दूसरे को गाली नहीं देते। तो यहां पर हम एक दूसरे के धर्म को क्यों गाली दे रहे हैं? यहां ये देश हिंदुओं का भी है, ये देश मुसलमानों का भी है, ये देश सिखों का भी है। बाबा साहब इस देश के संविधान को ऐसा बनाकर गए हैं कि जो किसी धर्म को नहीं मानता, नास्तिक है, ये देश उसका भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। तो हम लोगों में यह भावना होनी चाहिए कि हाँ, ये हिंदुओं का कल्चर है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ये मुसलमानों का कल्चर है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोगों को एक दूसरे के धर्म को गालियां देने का काम छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम इजराइल में नहीं रहते। भारत सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, सब धर्म उसके सामने इक्वल होंगे। जब बाबा साहब ये बात कर रहे हैं तो हम बाबा साहब को मानने वाले लोग एक दूसरे के धर्म को गाली कैसे दे सकते हैं? ये बात अब हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संगठन सिर्फ इसलिए बड़े हैं क्योंकि वो एक दूसरे के धर्म को गाली देते हैं। कौन कितना ब्राह्मणों को गाली देता है, उतना बड़ा वो नेता बन जाता है। तो ये बात हमको छोड़नी होगी। ब्राह्मण भगाओगे तो कहीं ना कहीं आप बाबा साहब के संविधान को नकार रहे हो। समझ रहे हो? आर्टिकल 14 को नकार रहे हो, आर्टिकल 15 को नकार रहे हो। जब बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, स्टेट के आधार पर, रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो किस मुंह से हम कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण भगाएंगे?
कल ही मैं मेरे साथी को बाबा साहब का स्पीच का एक कोटेशन दिखा रहा था। बाबा साहब कह रहे थे कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस विचार के खिलाफ हूं कि ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो लेकिन वो तीनों वर्णों में श्रेष्ठ होगा, मैं इसके खिलाफ हूं। ये बाबा साहब कह रहे हैं। जब बाबा साहब इस विजन के हैं तो हम किस तरह से, किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हम इस फलाना जाति के लोगों को भारत से भगा देंगे? तो ये हम लोगों को, जो नई पीढ़ी के लोग हैं ना, उनको ये समझना चाहिए। हमको धर्मांध नहीं बनना, कट्टरता ये बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्धिज्म फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है, कट्टरता बुद्धिज्म में कभी नहीं बैठ सकती। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे अभी सर गोरखपुर में पहले यशवंत अम्बेडकर जी आए थे, फिर आफ्टर पाटिल साहब आए थे, अभी आप आए, और सर एक कंट्रोवर्सी है, रियल अध्यक्ष कौन है सर? देखो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने 1955 में बनाई। 1956 में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। उसके बाद से ही ये कंट्रोवर्सी शुरू है। 1977 से लेके 2013 और 15 तक ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला। भीमराव अंबेडकर जी, मीराताई अंबेडकर जी, प्रकाश अंबेडकर जी मेरे ही फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे चाचा है, मेरी दादी है, लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबरशिप रद्द की है, उनकी ट्रस्टीशिप रद्द की है। आज भीमराव जी को चंद्रबोधि पाटिल जी का सहारा लेकर बुद्धिस्ट सोसाइटी का नाम लगाने की नौबत आई है। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हम बुद्धिस्ट सोसाइटी में उनका कोई पद नहीं रहा। सेकंड, चंद्रबोधि पाटिल, इनकी अपॉइंटमेंट जो बुद्धिस्ट सोसाइटी की जीती हुई कमेटी थी, यानी पीजी ज्योतिकर और अशोक अंबेडकर, पीजी ज्योतिकर, इन्होंने चंद्रबोधि पाटिल इनकी अपॉइंटमेंट की 2001 में, और उन्हीं पीजी ज्योतिकर ने 2015 में इनका चेंज रिपोर्ट वापस लिया है, जो ट्रस्टी है। और ये बात मैंने हाई कोर्ट में ये बात रखी, चंद्रबोधि पाटिल इनकी ट्रस्टीशिप या इनकी एंट्री 2001 के चेंज रिपोर्ट में मैंने स्टे लाया हुआ है, उनकी एंट्री पर रोक लगाया हुआ है। तो आज कानूनी तौर पर चंद्रबोधि पाटिल, भीमराव अंबेडकर जी, इनका संस्था में कोई रोल नहीं है कानूनी तौर पर। अभी भी वो उनकी चेंज रिपोर्ट पेंडिंग्स है, मेरा चेंज रिपोर्ट पेंडिंग है, लेकिन मेरा चेंज रिपोर्ट 2013 में है, इनका 2015 में है। आप सोचिए, कॉमन लोगों के लिए मैं ये बात कहता हूँ, ये इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। चंद्रबोधि पाटिल का जो ग्रुप है वो रामदास अठौले जी का ग्रुप है। रामदास अठौले जी ये राज्यसभा के मेंबर है। भीमराव अंबेडकर जी का ग्रुप ये प्रकाश अंबेडकर जी का ग्रुप है। ये दो बड़े बड़े नेता, क्या मेरे जैसे एक यूथ को, या मेरे पीछे कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है, गॉडफादर कहोगे, क्या मुझे इतने आसानी से बुद्धिस्ट सोसाइटी का नाम इस्तेमाल करने दे सकते थे? लेकिन आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का ऑडिट फाइल कर रहा हूं, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से बैंक अकाउंट चला रहा हूं, फिर भी कानूनी रूप से मुझे इन दोनों ग्रुप ने इतना सा भी मेरा बाल भी बाका नहीं किया। क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से उनको भी पता है कि हम इसको रोक नहीं सकते, इनको रोक नहीं सकते, वरना इतने बड़े दो ग्रुप हमें काम करने में अड़चन नहीं निर्माण कर सकते थे। इसलिए मैं लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट सोसाइटी, आज हम बाबा साहब की ये संस्था को प्रॉपर वे में चला रहे हैं और इसको बड़ा करना चाहते हैं। बाबा साहब के जो विजन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये सब तैयार करना चाहते हैं। तो बाबा साहब के इन विजन के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। ग्रुप चाहे कोई भी हो, मैं यही मानता हूं कि काम बुद्धिज्म का कर रहा है तो वो हमारा ही काम कर रहा है। मैंने कभी भी इनके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना तो मैं इनका स्टेटमेंट देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही विचारधारा में इस ऐसे फ्रैक्शंस हो। आप संस्था का काम कर रहे हो, आप करो। संस्था, मुझे पता है अल्टीमेटली हमारे ही हाथ में है। आप भले ही इस संस्था को लोगों में लेके जा रहे हो, संस्था बाबा साहब की बढ़ रही है। इसलिए हम लोग, आपने ये सवाल किया इसलिए मैंने आज ये जवाब दिया, वरना ये इस बात को हम छूते भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सभी साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं, दस्तक इस यूट्यूब, दस्तक एक आवाज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय भीम।